बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 4 जून 2024 को जब 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो मुसलमानों ने भी खुशियों का इजहार किया, जश्न मनाया, राहत की सांस ली और कहा कि भले ही हमारी हर तरह की कोशिश और जिद्दोजहद के बावजूद बीजेपी के इक़्तिदार का खात्मा नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बीजेपी 240 सीटों पर महदूद हो गई है। बीजेपी अकेले फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी और पिछले 10 सालों के बाद पहली मरतबा एक मजबूत अपोजिशन का क़याम अमल में आया है। कांग्रेस को 100 सीटें मिली है, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेगी। सभी मुद्दों के साथ, देश के जरूरी मुद्दों के साथ, मुसलमानों के मुद्दों को भी राहुल गांधी उठाएंगे, कांग्रेस उठाएगी। लेकिन 1 महीना मुकम्मल हो जाने के बाद कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने जो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है तो मायूस करने वाला है कि सुप्रिया श्रीनेट ने हर मुद्दे को शामिल तो कर लिया, लेकिन मुसलमानों से जो जुड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से मुसलमान पिछले 1 महीना से लगातार परेशान हैं, उसको सुप्रिया श्रीनेट ने टच नहीं किया, उसकी तरफ इशारा तक भी नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेट का पहले मैं ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे सुप्रिया श्रीनेट और कांग्रेस की सियासत पर हम तबसरा करेंगे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने हलफ लिया था। इस सरकार में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जिसमें कोई मुसलमान नहीं है। 9 जुलाई को 1 महीना पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। चुनांचे 9 जुलाई को सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने पिछले 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन मुसलमानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, मुसलमान जिसकी वजह से लगातार परेशान हैं, उसका इसमें जिक्र नहीं है। पहले ये ट्वीट देखिए सुप्रिया श्रीनेट का। आज सरकार बने ठीक 1 महीना हो गया, नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड देखिए। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमलों में 8 सैनिक और 10 नागरिक शहीद हो गए। नंबर 2, जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा, जो बकरीद का दिन था, हादसा हुआ था और काफ़ी लोग मारे गए थे। मुसलमानों ने पहुंचकर वहां जान बचाई थी, सभी की रिलीफ का काम किया था। तीसरा नंबर जो रिपोर्ट कार्ड है, नीट में धांधली पेपर लीक। चौथा रिपोर्ट कार्ड है यूजीसी नेट पेपर लीक। 5वां रिपोर्ट कार्ड है CSIR नेट परीक्षा स्थगित। 6ठा रिपोर्ट कार्ड है नीट PG परीक्षा स्थगित। 7वां रिपोर्ट कार्ड है टोल टैक्स में 15% का इजाफा। 9वें नंबर पर इन्होंने बताया है CNG का दाम बढ़ा। 10वें नंबर पर है रुपया में ऐतिहासिक गिरावट। 12वें नंबर पर है विदेशी निवेश यानी FDI 43% नीचे। 12वें नंबर पर है बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा और 13वें नंबर पर है मणिपुर अभी भी जल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मॉस्को में मस्त है। सुप्रिया श्रीनेट का ये पूरा ट्वीट है, आगे इनकी वीडियो भी हम सुनाएंगे क्योंकि इस ट्वीट के साथ इन्होंने वीडियो भी जारी किया है, 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। लेकिन अगर इसमें कोई पॉइंट मिसिंग है जिसका जिक्र जरूरी है तो वह है मॉब लिंचिंग। 4 जून के बाद से अब तक यानी कह लीजिए 10 जुलाई तक मॉब लिंचिंग के देश भर में 30 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। 6 वाकया तो उसी दौरान आया था जब पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था। उत्तर प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आए हैं। केवल वेस्ट बंगाल में मॉब लिंचिंग का 15 मामला सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो मॉब लिंचिंग लिखने वाले पत्रकारों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेट ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में मॉब लिंचिंग का कहीं भी जिक्र नहीं किया। सवाल है प्रशासन पर, बजरंग दल पर, सरकार पर कि आखिर मॉब लिंचिंग के वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, भीड़ किसी की जान ले रही है और सुप्रिया श्रीनेट के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर के तौर पर जब तकरीर की, 1.5 घंटा से ज्यादा उन्होंने भाषण दिया, लेकिन अपने 1.5 घंटा के भाषण में भी कहीं भी खुलकर उन्होंने मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं किया। सिर्फ इशारों में कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को डरा रही है, मुसलमानों में भय पैदा कर रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए, जो लोग मॉब लिंचिंग में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आज ठीक 1 महीना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने। आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस 1 महीने में क्या हुआ? इस 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 1 नहीं 2 नहीं 4 आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब
जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस एक महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया। जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस एक महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस एक महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर CSIR नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की PG स्थगित करनी पड़ी। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है। पेपर लीक की महामारी है, मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस एक महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा, CNG का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस एक महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आप जूझिए, पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूझे, बेरोजगारी से इस देश का युवा जूझे, हिंसा और नफरत से मणिपुर जूझे। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मॉस्को में है और मॉस्को में वो ज्ञान दे रहे हैं। मॉस्को में वो बता रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं। आतंक आपसे रुक नहीं रहा है, आतंकवादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है, रुपया को आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो आप करने क्या आए हैं? ये अलग बात है कि रिचार्ज भी अब इतना महंगा हो गया है कि रील देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये है एक महीने के मोदी सरकार का फलसफा। तो ये आपने देखा सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है। अपनी रिपोर्ट कार्ड में, अपनी वीडियो में कहीं भी इन्होंने मुसलमानों के किसी भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी जब अपोजिशन लीडर बनते हैं, कांग्रेस विपक्ष पार्टी में आ जाती है, तो मुसलमान राहत की सांस लेते हैं, जश्न मनाते हैं। मुसलमानों को लगता है कि राहुल गांधी हमारे मुद्दों पर बोलेंगे, हमारी आवाज बनेंगे, कांग्रेस हमारी आवाज बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले दिनों मॉब लिंचिंग पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ मिनट राज्यसभा में बोला था। उन्होंने एक पोस्टर भी संसद में दिखाया था, लेकिन संसद में पोस्टर दिखाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी अकेले थे, कांग्रेस के दूसरे सांसद उनके साथ नहीं थे। सवाल यही है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, आईन का मुद्दा है, देश का मुद्दा है कि कहीं भी भीड़ किसी की जान ले लेती है मुसलमान होने की वजह से, और उसको अकेले इमरान प्रतापगढ़ी क्यों संसद में उठाते हैं? कांग्रेस पार्टी मजमूई तौर पर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है? जब भी कोई अहम और बड़ा मुद्दा होता है, किसी दलित की हत्या होती है, किसी का कत्ल होता है, किसी के साथ गैंग रेप होता है और उसका धर्म अगर इस्लाम के अलावा कुछ और होता है, तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इस मुद्दे को उठाया जाता है, कांग्रेस उस पर मीडिया वालों से बातचीत करती है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग का सिलसिला पिछले 4 जून से लगातार जारी है और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के हेडक्वार्टर में नहीं की गई है। न राहुल गांधी ने इस पर कोई ट्वीट किया है, न प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट किया है, न जिनके घर मॉब लिंचिंग होती है, जिनको मारा जाता है, वहां कोई नेता पहुंचता है। अभी कल परसों की बात है, फिरोज कुरैशी की मॉब लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश के शामली में, पीट पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने उसको मॉब लिंचिंग कहने से भी इनकार कर दिया है। जिन पत्रकारों ने मॉब लिंचिंग लिखा उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है, FIR की गई है। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि कोई बड़ा या छोटा नेता वहां पहुंचा हो। न तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता फिरोज कुरैशी के घर पहुंचता है, न ही कांग्रेस का कोई नेता वहां पहुंचा है। अलीगढ़ में भी औरंगजेब के घर न तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुंचा, न कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा। अगर अलीगढ़ में कोई पहुंचता है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सवाल यही है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और जिनको मुसलमानों ने विपक्ष के तौर पर चुना है, जिनको वोट किया, वो उनके मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। किशनगंज और औरंगाबाद में भी उनके उम्मीदवारों को हारना पड़ा जो मजबूत उम्मीदवार थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को यहाँ के मुसलमानों ने नकार दिया, लेकिन जिनको वोट दिया, जिनको सपोर्ट दिया, जिन पर मुसलमान जश्न मना रहे हैं, वो भी आपके मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। आखिर क्यों? अपने मुसलमान रहनुमाओं तक, अपने मुसलमान इंटेलेक्चुअल तक इस वीडियो को जरूर भेजिए और उनको बताइए कि कांग्रेस ने 1 महीना की रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और उसमें आपके किसी भी मुद्दे का जिक्र नहीं है। उनके वीडियो भेजिए और बताइए कि आप जिनको अपना लीडर मानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उन्होंने आपके मुद्दों को उठाना बंद कर दिया है। उन पर दबाव बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए कि वो
आपके मुद्दों को उठाए। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि एक तरफ तो मुसलमान पूरी तैयारी करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, मेहनत करके कांग्रेस को वोट करते हैं, जब ये सरकार में आते हैं या विपक्ष में आते हैं तो फिर मुसलमानों को दूसरा काम करना पड़ता है, इन पर प्रेशर बनाने का, इन पर दबाव बनाने का। जैसे पिछली मरतबा मुसलमानों ने लगातार आवाज़ उठाई, ट्विटर पर ट्रेंड चला, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने तकरीर में की, तकरीर में तस्करा किया तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मुसलमान शब्द बोल दिया, सिर्फ माइनॉरिटी बोलने पर इक्तफा नहीं किया। तो सिर्फ मुसलमान प्रेशर बनाने का काम कब तक करते रहेंगे? क्यों मुसलमानों को अहमियत ये लोग नहीं दे रहे हैं? जब चुनाव का माहौल चल रहा था, इलेक्शन का जमाना था, तो ये लोग मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे थे, मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहे थे। तो मुसलमानों को लगा कि अभी चुनाव का ज़माना है, इलेक्शन का मौसम है, अगर अभी ये मुसलमानों का नाम लेंगे, मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत करेंगे तो जो हिंदू वोट है वो इनसे नाराज़ हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए, मुसलमानों को रिएक्शन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस या इस तरह की अपोजिशन पार्टियों से मुसलमानों को नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, ये लोग विपक्ष में आ चुके हैं, सारा कुछ तय हो चुका है, अब भी क्यों मुसलमानों के मुद्दों पर इन बड़े बड़े नेताओं की तरफ से खामोशी बरती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही और आगे के ऐलान सुन लीजिए कि अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं, अच्छी सर्विसेज चाहते हैं और कम पैसे में जाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे के ऐड लगा हुआ है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छी सर्विसेज आपको मिलेगी और उम्रा का सफ़र भी आपका आसानी से तय हो जाएगा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत आप अच्छे अंदाज में, अच्छी सहूलत के साथ कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप मिल्लत टाइम्स पर इश्तिहार देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कीजिए।